हेलो गाइज, आज की क्लास में हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 2023 में जनवरी में पूछे गए हैं M2R5 से उन्हीं का डिस्कशन करने चल रहे हैं, जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, कौन सी CSS की वैलिड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब CSS की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि वैलिड नहीं है। तो इसमें जो आंसर होगा उसका राइट आंसर होगा बैकग्राउंड इंट्रेट, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो पूछा गया है कि W3.css के बारे में क्या सही नहीं है। W3 CSS के बारे में क्या सही नहीं है, इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसमें बताया गया है आंसर क्या है। आंसर बताया गया है कि W3.css एक आधुनिक उत्तरदायी मोबाइल का पहला CSS फ्रेमवर्क है, ये एकदम सही है। दूसरा बताया गया है W3.css सभी ब्राउजरों के लिए समानता प्रदान करता है, ये भी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, W3.css सभी उपकरणों के लिए समानता प्रदान करता है, ये भी एकदम राइट है। लेकिन जो चौथा आंसर है उसमें देखते हैं उसमें क्या बताया गया है। उसमें बताया गया है कि W3.css एक मानक CSS नहीं है, ये आंसर हमारा क्या है, गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बात करते हैं। तो थर्ड में पूछा गया है, पहले ब्लैंक स्पेस दिया गया और पूछा गया प्रॉपर्टी किसी एलिमेंट में से टेक्स्ट की पहली पंक्ति को इंडेंट करने की अनुमति देती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए जो टेक्स्ट को इंडेंट करने की अनुमति देती है वो क्या होती है, टेक्स्ट इंडेंट, यानी राइट आंसर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो 4 में पूछा गया है, आइडेंटिफाई द इनवैलिड HTML इवेंट। HTML के जो अनवैलिड या फिर इनवैलिड इवेंट हैं उनकी पहचान करिए, उनके विषय में बताइए वो कौन से इवेंट है जो इनवैलिड है। तो इसमें पहला ही इनवैलिड है जिसका नाम है अनलोड। क्या बोलते हैं, अनलोड। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो 5 में पूछा गया है कि W3.css निम्नलिखित बैकग्राउंड क्लास प्रदान नहीं करता। W3.css कौन सा ऐसा बैकग्राउंड क्लास प्रोवाइड नहीं करता। तो इसका राइट आंसर होगा W3 डैश बॉर्डर गटर। गटर जो होता है वो पेज की मार्जिन में अगर हम लोग बाइंडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेस के लिए होता है। ये प्रॉपर्टी W3.css क्लास प्रोवाइड नहीं करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि HTML5 में मान नए इनपुट टैग एलिमेंट की पहचान करें। ठीक है। आइडेंटिफाई द वैलिड न्यू इनपुट टैग एलिमेंट इन HTML5। HTML5 में इनपुट टैग में नया कौन सा एलिमेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा ईमेल। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो 7 में पूछा गया है, विच टैग इज यूज टू रेंडर एंड रिप्रेजेंट एन इंडिपेंडेंट पीस फॉर कंटेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट। मतलब किसी दस्तावेज की सामग्री के एक स्वतंत्र भाग को प्रस्तुत करने और उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आर्टिकल टैग, यानी कि आंसर नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि हाइपरटेक्स्ट एक है। हाइपरटेक्स्ट क्या है एक। ठीक है। तो हाइपरटेक्स्ट एक है, इसके विषय में कई सारे आंसर दिए गए हैं, जिनमें पहला है टेक्स्ट के साथ गंभीर टेक्स्ट शब्दावली, ये गलत है। फिर बोला गया है 1000 शब्दों से अधिक का टेक्स्ट, ये भी गलत है। फिर नेक्स्ट है आंसर पार्ट जिसमें अन्य ग्रंथों के लिंक शामिल हैं। ठीक है। द टेक्स्ट विच कंटेन लिंक टू अदर टेक्स्ट, यही आंसर हमारा क्या होगा, राइट होगा, यानी आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन में बताया गया, पूछा गया है विच कंपेयर ऑपरेटर इज यूज टू फाइंड इक्वलिटी ऑफ टाइप एज वेल एज कंटेंट बिटवीन टू वेरिएबल। मतलब किस कंपैरिजन ऑपरेटर का उपयोग दो वेरिएबल के बीच समानता के साथ साथ कंटेंट को खोजने के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन में बच्चे आंसर गलत ये कर देते हैं कि देखिए जो इक्वल साइन होता है, डबल इक्वल साइन, ये दोनों वेरिएबलों के बीच की समानता को भी दर्शाता है और किसी भी वर्ड को खोजने के लिए भी यूज करता है। तो ये तो सही आंसर होगा, यानी कि आंसर नंबर ए। लेकिन बच्चे यहाँ पे गलत करके आंसर नंबर बी पे लगा देते हैं, तो आंसर नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
10th की बात करें तो 10 में पूछा गया है कि व्हाट इज नॉट अ वैलिड स्टेटमेंट फॉर एंगुलर जेएस। एंगुलर जेएस के लिए वैलिड स्टेटमेंट कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इसमें बताया गया इट इज ए जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, ये सही है। इट इज एड यूजिंग स्क्रिप्ट टैग, ये भी सही है। बट सी नंबर का क्वेश्चन में जो आंसर बताया गया है उसमें बताया गया है इट इज ए फ्रेमवर्क रिटन इन सी, ये गलत आंसर है, यानी कि आंसर नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो 11 में पूछा गया है W3 टेबलों के लिए निम्न क्लास प्रदान नहीं करता, किस टेबल के लिए W3.css यानी टेबल प्रोवाइड नहीं करता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए इस स्क्रिप्ट के लिए W3 स्क्रिप्ट के लिए ये टेबल प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो 12 में पूछा गया है कि नोटपैड प्लस प्लस में से कौन सा कन्वर्टर मौजूद नहीं है। ऐसा कौन सा कन्वर्टर है जो कि नोटपैड प्लस प्लस में उपलब्ध नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। इसमें बताया गया आस्काई टू हेक्सा, फिर बताया गया आस्काई टू ऑक्टल और हेक्सा टू आस्काई। तो देखा जाए इसमें तो इसमें कौन सा उपलब्ध नहीं है, यानी कि आस्काई टू हेक्सा ये उपलब्ध नहीं होता है, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हेक्सा टू आस्काई भी उपलब्ध नहीं होता, यानी आंसर नंबर हमारा कौन सही होगा, डी हमारा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो 13 में पूछा गया है कि जावास्क्रिप्ट में एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर कौन सा है। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर कौन सा है जावास्क्रिप्ट में 13 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि एक्सपोनेंशियल क्या होता है। तो जब कभी हम लोग पावर की चेकिंग करने के लिए या पावर जानने के लिए किसी भी वैल्यू में कोई पावर देना होता है तो उसके लिए हम लोग एक्सपोनेंशियल वेरिएबल का यूज करते हैं, और इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि ए सेट ऑफ नॉन नेविगेशन लिंक इज डिफाइंड यूजिंग टैग। नेविगेशन लिंक का एक सेट टैग उपयोग करके परिभाषित किया गया है, किसके लिए, नेविगेशन के लिए क्या परिभाषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा NAV, नेविगेशन। NAV जो टैग होता है वो नेविगेशन के लिए होता है। ए टैग जो होता है एंकर टैग होता है। HREF जो होता है वो हाइपरलिंक के लिए होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। तो 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइल प्रोटोकॉल का उपयोग फिर डैश है के लिए किया जाता है। जो फाइल प्रोटोकॉल होता है उसका उपयोग किस काम के लिए किया जाता है, फाइल की डिजाइन और संचार तय करने के लिए, एकदम सही है। हार्ड डिस्क के मुख्य मेमोरी के कंप्यूटर फाइलों के स्थानांतरण के लिए, ये भी सही है। फाइल की स्टोरेज स्पेस तय करने के लिए, ये भी सही है। और फिर लिखा हुआ सर्वर से क्लाइंट को कंप्यूटर फाइलों में स्थानांतरण के लिए। तो देखिए अगर हमें यहाँ से पूछा गया है कि फाइल प्रोटोकॉल, ये जो वर्ड लिखे गए हैं ये काफ़ी घुमावदार हैं और इसी प्रकार से ओ लेवल में क्वेश्चन पुट अप करता है। तो देखिए पूछा गया है, अगर इसको इंग्लिश में पढ़ने के बाद फाइल प्रोटोकॉल इज यूज फॉर, ठीक है। तो देखिए बच्चा क्या करता है, वो कहेगा हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में फाइल को ट्रांसफर करने के लिए भी किया जाता है, नहीं। देखिए इसमें पूछा गया है फाइल प्रोटोकॉल का उपयोग के लिए किया था, प्रोटोकॉल दिया गया है, यानी कि कलेक्शन ऑफ रूल एंड रेगुलेशंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सर्वर से क्लाइंट को कंप्यूटर फाइल में स्थानांतरण करने के लिए, मतलब सर्वर साइड से कोई फाइल हमें कंप्यूटर में ट्रांसफर करने के लिए होता है तो उसके लिए हमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना पड़ता है, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि पहले ब्लैंक स्पेस है, फिर बोला गया है इज ए जेनरिक इनलाइन एलिमेंट दैट अप्लाइज ऑन इनहेरिट फॉर्मेटिंग, मतलब एक सामान्य इनलाइन एलिमेंट है जो कोई इनहेरेंट फॉर्मेटिंग लागू नहीं करता। तो इनमें कौन सा है, डिव है, स्पैन है, या फिर कलर है, या फिर विड्थ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, स्पैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। तो पूछा गया है फोटो एडिटर सॉफ्टवेयर की विशेषता की पहचान करें। फोटो एडिटर सॉफ्टवेयर की विशेषता की पहचान कैसे की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एयर ब्रशिंग से भी होती है, रेड आई MUL से भी होता है, और क्रॉपिंग से भी होता है, यानी कि ऑल ऑफ एबव, यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो 18 में पूछा गया है कि विच
filter is based on the idea of photographic adding colored filter to the camera lens to limit the photo। मतलब कौन सा फिल्टर फोटो को हिट करने के लिए कैमरा लेंस में रंगीन फिल्टर जोड़ने वाले फोटोग्राफरों के विचार पर आधारित है। तो इसमें बताया गया है इमेज फिल्टर, फोटो फिल्टर और आर्टिस्ट फिल्टर, और फिर बताया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? राइट आंसर होगा सी, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो आर्टिस्टिक फिल्टर, यानी सी आंसर हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 19 में, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द लेबल टैग ऑफ HTML। लेबल टैग के विषय में कौन सा वर्ड सही नहीं कहा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 है। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डिफाइंड लेबल फ्रॉम एनी फॉर्म एलिमेंट, ये सही है। यूजफुल फॉर स्क्रीन रीडर यूजर। ठीक है, नेक्स्ट बताया गया यूजफुल फॉर विजुअली चैलेंज्ड यूजर, ये आंसर हमारा सही होगा, यानी कि सी, क्योंकि इसे पूछा गया है HTML टैग में लेबल टैग के लिए बारे में क्या सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। कौन सा? सी, यानी कि दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। तो 20 में पूछा गया है स्टाइल शीट की बॉडी में, फिर ब्लैंक स्पेस शामिल है। स्टाइल शीट की बॉडी में क्या शामिल है? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है फॉर्मेट रूल्स। क्या बोलेंगे? फॉर्मेट रूल्स। HTML का अर्थ क्या होता है? स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, यानी आंसर नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। तो पूछा गया है रेक्टेंगुलर मार्की टूल का उपयोग के लिए किया जाता है। जो रेक्टेंगुलर मार्की टैग होता है उसका उपयोग किस काम के लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग जो किया जाता है वो किसके लिए होता है? सेलेक्टिंग पोर्शन इनसाइड इमेज, यानी कि इमेज के अंदर के हिस्से को चुनने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। तो पूछा गया है एन ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल टूल्स दैट यूज द डेटा ऑफ ए वेब सर्च इंजन टू प्रोड्यूस इट्स ओन रिजल्ट। एक ऑनलाइन सूचना पुनर्प्राप्ति उपकरण जो अपने स्वयं के परिणाम उत्पन्न करने के लिए वेब सर्च इंजन से डाटा का उपयोग करता है, कौन है? सर्च इंजन, मेटा सर्च इंजन, मेगा सर्च इंजन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, मेटा सर्च इंजन। क्वेश्चन को समझिए, जब आप लोग गूगल पर कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो जो गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल नहीं ढूंढता है, उसमें जो ढूंढने वाला काम करता है वो कौन करता है? मेटा सर्च इंजन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेटा सर्च इंजन। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो 24 में पूछा गया है क्या पैडिंग प्रॉपर्टी में निगेटिव वैल्यू की अनुमति है? मतलब आर द निगेटिव वैल्यू अलाउ इन पैडिंग प्रॉपर्टी? तो इसका राइट आंसर होगा नो, यानी कि पैडिंग प्रॉपर्टी में निगेटिव वैल्यू की अनुमति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है जब यूजर माउस कर्सर को स्पेसिफाइड एलिमेंट पर ले जाता है तो सूडो क्लास एक्टिवेट हो जाता है। इनमें से कौन सा सूडो क्लास एक्टिवेट हो जाता है? माउस ओवर तो एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि माउस ले जाने पे कोई चीज़ एक्टिवेट होता है तो उसका नाम होता है होवर, HOVER। तो आंसर नंबर सी हमारा क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगर बात की जाए तो 26 की है। 26 में पूछा गया है कि which is not an encryption algorithm not present in notepad। कौन सा encryption algorithm है नहीं है जो कि notepad प्लस में मौजूद नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा MD6। क्या बोलेंगे? MD6। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है MD6। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्यवसाय के लिए फोटो एडिटिंग टूल्स द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों की पहचान करें। कौन कौन से सुविधा या लाभ हमें फोटो एडिटिंग टूल्स प्रोवाइड करते हैं? तो इसमें देखिए बताया गया है ब्रांड बिल्डिंग, ये भी टूल प्रोवाइड करती है। बेटर सेल्स, ये भी प्रोवाइड करती है। रिड्यूस सोशल मीडिया स्टोरेज, ये भी प्रोवाइड करती है। यानी कि आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ
द एबव। देखिए ये क्वेश्चंस अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं 100, तो हमको दो चीज़ों की फ़ायदा हो जाएगा। पहला फ़ायदा ये होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, और दूसरा कि एक प्रकार से प्रैक्टिस भी हो जाती है, और हो सकता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके रिपीट कर लें या इसी प्रकार से क्वेश्चंस आ जाएं। तो चलते हैं 28 क्वेश्चन की तरफ। 28 में क्वेश्चन में पूछा गया है कि W3 टेबल में रिस्पॉन्सिव टेबलेटों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, देखिए इसमें बताया गया है W3 रिस्पॉन्सिव क्लास एक उत्तरदायित्व तालिका बनाता है, ये सही है। यह छोटी स्क्रीन पर क्षैतिज रूप से स्क्रॉल करता है, ये भी सही है। फिर बताया गया W3 टेबल क्लास एक रिस्पॉन्सिव टेबल बनाता है, ये आंसर हमारा क्या है, गलत है, यानी कि आंसर नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। तो पूछा गया है हाउ आर टोकन क्रिएट इन इमेज। इमेज में टोन कैसे बनाए जाते हैं, टोन जो बनाए जाते हैं इमेज में कैसे बनाए जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, व्हेन ग्रे इज एडेड टू अ कलर। जब कलर में ग्रे जोड़ा जाता है तब टोन बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो इसमें पूछा गया है कि कॉन्फ्लिक्टिंग स्टाइल के बारे में क्या सच है। ठीक है। तो इसके विषय में जो सत्य है वो सबसे पहला ही दिया गया है, बताया गया है कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब स्टाइल को एक उपयोगकर्ता, एक लेखक या उपयोगकर्ता एजेंट द्वारा प्रभावित किया जाता है। तो यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है W3.CSS में बेसिक लिस्ट की पहचान करें। बेसिक जो लिस्ट होती है उसकी पहचान करने के लिए बोला गया है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा W3.OL ऑर्डर लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कुकीज के बारे में गलत कथनों की पहचान करें। कुकीज के बारे में कौन सा वर्ड है जो गलत बोला गया है। कुकीज प्रोग्राम होता है जो वेब क्लाइंट के बैकग्राउंड में चलता है, ये सही है। फिर बताया गया है कुकीज में उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता का उल्लंघन करने के लिए प्रयोग किए जाने की क्षमता है, ये आंसर हमारा गलत है। कुकीज जब हम लोग नेट यूज करते हैं और नेट में कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, ब्राउज़र जो विंडो मिलती है सर्चिंग विंडो पे, जो भी कोई चीज़ सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद जब कभी दोबारा हम उस चीज़ को सर्च करते हैं तो उसका नाम ऑटोमेटिक आ जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कुकीज। तो ये वर्ड कुकीज के विषय में गलत बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में बताया गया है आई फ्रेम टैग के बारे में कौन सा सही है। आई फ्रेम के विषय में कौन सा वर्ड सही कहा गया है। तो इसमें बताया गया है या इनलाइन फ्रेम है। फिर बताया गया है ये इनलाइन फ्रेम तो है, ये सही बात है। फिर बताया गया है किसी अन्य दस्तावेज को वर्तमान HTML दस्तावेज में इम्बेडेड करने के लिए, ये भी सही है। फिर बताया गया इनमें से कोई नहीं है। फिर बताया गया A और B, तो यानी A और B आंसर सही है, यानी आंसर नंबर D मेरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। तो 34 में पूछा गया है कि स्टाइल क्लास के बारे में क्या सही नहीं है। स्टाइल क्लास के बारे में क्या वर्ड सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए केवल स्टाइल सीट में परिभाषित विशिष्ट एलिमेंट प्रकारों का लागू होता है, ये गलत है। ठीक है। फिर नेक्स्ट बताया गया है शैलियों को प्रभावित करें जिसे किसी भी एलिमेंट पर लागू किया जा सकता है। फिर बताया गया है स्टाइल क्लास डिक्लेरेशन अंडरस्कोर से पहले होती है, यही आंसर हमारा क्या होगा, गलत होगा, यानी आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है W3 फॉन्ट में प्रयुक्त डिफ़ॉल्ट फॉन्ट की पहचान करें। W3 डॉट फॉन्ट में कौन सा फॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वर्धना VERDANA वर्धना जो होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है जावास्क्रिप्ट में एक एलिमेंटों को फिर ब्लैंक स्पेस का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है। गेट एलिमेंट बाय नेम किया जा सकता है, गेट एलिमेंट बाय आईडी इसके द्वारा भी किया जा सकता है, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम इसके द्वारा भी किया जा सकता है, यानी कि आंसर नंबर क्या होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो 37 में पूछा गया है कि HTML नियंत्रणों के मान को एप्लीकेशन डेटा में बांधता है।
बाइंड द वैल्यू ऑफ HTML कंट्रोल्स टू एप्लीकेशन डेटा। ठीक है, तो कौन बांधता है भैया? देखिए इसमें जो बांधने वाला काम होता है वो एंगुलर JS का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा NG मॉडल। क्या बोलेंगे? NG मॉडल। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो 38 में पूछा गया है कि कौन सा वैध इनकोडिंग मानक नोटपैड प्लस प्लस में मौजूद नहीं होता है? इनमें से कौन सा मानक है जो नोटपैड प्लस प्लस में उपलब्ध नहीं होता है? तो देखिए ANSI ये भी उपलब्ध होता है, UTF-8 ये भी उपलब्ध होता है, UTF-8 BOM ये भी उपलब्ध होता है। जो उपलब्ध नहीं होता है वो कौन होता है? UTF-16। तो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ 39 की तरफ चलते हैं। 39 में पूछा गया है एंगुलर JS एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करने का निर्देश है, कौन देता है? कि इसमें इनिशियलाइज है, इसमें यूज में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा NG ऐप। जैसे हम लोग HTML या स्क्रिप्ट या फिर स्टाइल यूज करते हैं, CSS के लिए, स्क्रिप्ट यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के लिए, उसी प्रकार से अगर हम लोग एंगुलर JS यूज करते हैं तो उसके लिए स्टार्टिंग जो वर्ड होता है वो क्या होता है? NG ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। तो पूछा गया है ब्राउजर आमतौर पर टैग में शामिल टेक्स्ट को रेखांकित करें। ठीक है, यानी कि ब्राउजर्स विल यूजली अंडरलाइन इंसर्ट टेक्स्ट इन द टैग। एकदम इजी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा यू का मतलब क्या होता है? अंडरलाइन। एकदम सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनवैलिड इमेज फिल्टर की पहचान करें। इनमें से कौन सा है जो कि इनवैलिड इमेज है? तो इसका राइट आंसर होगा सोलिडिफाई। ठीक है, यानी आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं तो पूछा गया है del element define text that has been delete from a document browser display from the। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डिलीट एलिमेंट उस टेक्स्ट को परिभाषित करता है जिसे किसी डॉक्यूमेंट में डेटा दिया गया है, ब्राउज उन्हें रूप से प्रदर्शित करता है। क्या करता है? स्ट्राइक थ्रो, कलर ब्लैक, बोल्ड या फिर कलर। यानी कि आंसर हमारा क्या होगा? सही, बी आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? देखिए जब कभी कोई मैटर लिखा होता है और उसको बीच से काट दिया जाता है तो ये जो काटने वाला वर्ड होता है उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं डेल टैग। क्या यूज कर सकते हैं? डेल या स्ट्राइक या फिर एस टैग। ये तीन टैगों का यूज करके हम लोग किसी भी वर्ड को बीच से काट सकते हैं। जैसे हमें कभी लिखना होता है कि आई लाइक रीड या राइट, मान लीजिए रीडिंग पे क्रॉस करना है तो हम लोग किसका यूज कर सकते हैं? डेल टैग का यूज कर सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन नंबर अगर 43 की बात करें तो इसमें पूछा गया है विच कंटेनर क्लास W3 कंटेनर क्लास किसी भी HTML एलिमेंट में पैडिंग जोड़ता है? किस एलिमेंट में पैडिंग को जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 16 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट। 16 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो पूछा गया है कैनवास को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस ओ। ठीक है, क्या बोलेंगे? कंट्रोल प्लस ओ। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं तो पूछा गया है DNS नेम सर्वर का क्या है? DNS नेम सर्वर का क्या कार्य है? ठीक है, तो DNS नेम सर्वर का काम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा एक विशिष्ट IP एड्रेस में डोमेन नामों का अनुवाद करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं तो कौन सा मुख्य अंतर्निहित खोज तंत्र नहीं है? ठीक है, तो इसमें पूछा गया है विच इज नॉट अ मेन बिल्ट इन सर्च मशीन्स मैकेनिज्म। तो इसका राइट आंसर होगा डिक्रीमेंटल सर्च। क्या बोलेंगे? डिक्रीमेंटल सर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है ऑटो फोकस विशेषता का उपयोग किस एलिमेंट पर किया जाता है? जो ऑटो फोकस होता है उस फीचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इनपुट के लिए किया जाता है। किसके लिए? इनपुट के लिए। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो पूछा गया है पहचान करें कि सेक्शन एलिमेंट का उपयोग कहाँ किया जा सकता है? सेक्शन टैग का उपयोग कहाँ पे किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, देखिए पूछा गया है
कि चैप्टर में या फिर इंट्रोडक्शन में या फिर न्यूज में या फिर सभी में, तो इसमें किसका यूज किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि सभी में इसका यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं तो पूछा गया है अंडर लिस्ट में अलग अलग आइटम कैसे निर्दिष्ट करते हैं? एल के द्वारा, यूएल के द्वारा या फिर ओएल के द्वारा या उपयुक्त किसी में से नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, अलग लिस्टिंग के लिए यहाँ पे कोई वैलिड नहीं दिया गया है, सही नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं तो 50 में पूछा गया है कौन सा वैध सीएसएस प्रकार नहीं है? ठीक है, इसमें एक बताया गया है इनलाइन, एक्सटर्नल, आउटलाइन, एम्बेडेड, इनमें से कौन सा सीएसएस का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आउटलाइन। क्या बोलेंगे? आउटलाइन।